दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले एक रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का दावा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शराब नीति के जरिए दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसी शराब नीति के मामले में केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि अगर वह नहीं जीते तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई। इसके बाद दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट पेश की। दिल्ली के उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोककर संविधान का उल्लंघन किया। रिपोर्ट के अनुसार नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। CAG की रिपोर्ट में 2017 से 2022 के बीच दिल्ली में शराब की रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई थी। साथ ही 2021 से 22 की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का भी रिव्यू किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार नई शराब नीति में शराब बनाने वाली कंपनियों और रिटेल दुकानदारों को होलसेल सेल्स के लाइसेंस दिए गए थे, जबकि 2010 के दिल्ली एक्साइज रूल्स के तहत यह अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा इस नीति में लिखकर वेंडर्स का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। सरकार का तर्क था कि लाइसेंस फीस बढ़ने और शराब की क्वालिटी चेकिंग पर खर्च के कारण ऐसा किया गया, लेकिन CAG रिपोर्ट के अनुसार क्वालिटी चेकिंग के लिए जो लैब्स बनाई जानी थीं, वे कभी बनी ही नहीं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि शराब की बिक्री के लाइसेंस नियमों के अनुसार केवल उन्हीं दुकानदारों को दिए जाने चाहिए थे जिनका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक था। लेकिन कई ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दे दिए गए जिनका टर्नओवर या तो बहुत कम था या शून्य के बराबर था। इससे आरोप लगने लगे कि लाइसेंस बेचे गए हैं। इसके अलावा पुरानी शराब नीति के तहत एक व्यक्ति को केवल 2 दुकानों का लाइसेंस मिल सकता था, लेकिन नई नीति में यह सीमा बढ़ाकर 54 कर दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि 849 शराब की दुकानों के लाइसेंस सिर्फ 22 लोगों को दे दिए गए। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस कुछ ही लोगों को क्यों दिए गए। CAG की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सरकार ने शराब कंपनियों को एक से ज्यादा होलसेलर के साथ टाई अप करने की अनुमति दी। इससे 3 कंपनियों इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंको का शराब की 71% सप्लाई पर नियंत्रण हो गया, जिससे शराब की कीमतें बढ़ गईं और सस्ती शराब खरीदने के विकल्प कम हो गए। रिपोर्ट के अनुसार शराब की गुणवत्ता की जांच किए बिना ही लाइसेंस दिए गए। कई टेस्ट NIBL अप्रूव्ड लैब से नहीं हुए थे। 51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या मौजूद ही नहीं थी। शराब में हानिकारक भारी धातुओं और मिथाइल अल्कोहल की जांच भी सही तरीके से नहीं की गई। इसके अलावा एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो EIB ने शराब की तस्करी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। जब्त की गई शराब में 65% देशी शराब थी, फिर भी नकली शराब के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि आबादी वाले इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई थी। MCD ने 2022 की शुरुआत में ऐसी 4 अवैध शराब दुकानों को सील भी किया था। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट ने A1 लाइसेंस धारकों को शराब की मनमानी कीमत तय करने की छूट दी, जिससे शराब की कीमतों में हेरफेर हुआ। अब सवाल यह उठता है कि इस नीति के कारण सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हुआ। CAG रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन आप सरकार ने नई शराब नीति से जुड़े बड़े फैसलों में उपराज्यपाल की सलाह नहीं ली। इस नुकसान की 4 मुख्य वजहें बताई गईं। प्रतिबंधित इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति सही समय पर नहीं दी गई, जिससे सरकार को 941.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों के लाइसेंस सरेंडर करने के बावजूद सरकार नए लाइसेंस जारी नहीं कर पाई।
जिससे 890.15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कोरोना महामारी के दौरान 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2021 तक 2022 तक ठेकेदारों को नियमों के खिलाफ छूट दी गई, जिससे 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला गया, जिससे 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या यह रिपोर्ट उनके राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगी? क्या बीजेपी इस मुद्दे को और भुनाएगी? आने वाले समय में इसका असर दिख सकता है। शराब नीति से जुड़े विवाद के बाद अब सीएजी की 13 और रिपोर्ट्स आने वाली हैं, जो 2020 से 21 और 2022 से 23 के वित्तीय वर्षों से जुड़ी होंगी। इनमें स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, राजस्व और सामाजिक क्षेत्र की ऑडिट रिपोर्ट, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की समीक्षा और बच्चों की देखरेख से जुड़े मामलों पर प्रदर्शन ऑडिट शामिल हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी की कोई ठोस विचारधारा नहीं रही। वह दिल्ली की जनता से काम करने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब चुनावों में हार के बाद भाजपा अपनी जीत को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को समाप्त करना चाहती है। दिल्ली में अब भी 42% वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी मजबूत विपक्ष बनी हुई है, और यही वजह है कि भाजपा उसे पूरी तरह कमजोर करने की रणनीति बना रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली में मेयर चुनाव होने वाला है, और इससे पहले ही कई आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में इन सीएजी रिपोर्ट्स के आने के बाद अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के कुछ अन्य नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसने की संभावना जताई जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब किसी सीएजी रिपोर्ट ने राजनीति में हलचल मचाई हो। इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं जहां सीएजी की रिपोर्ट्स के कारण सरकारें गिर गईं, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और कुछ मामलों में जेल तक जाना पड़ा। सितंबर 2001 में आई सीएजी रिपोर्ट ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की कुर्सी हिला दी थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम की यात्रा पर सरकारी धन खर्च किया, जबकि इसे निजी यात्रा बताया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद गुजरात की राजनीति में उथल-पुथल मच गई और अंततः केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2010 में सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नीलामी के बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाने से सरकार को 1,77,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। नवंबर 2010 में टेलीकॉम मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा और फरवरी 2011 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उदय में सीएजी रिपोर्ट्स की भी अहम भूमिका रही थी। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कथित भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ था। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। अब सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।